तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी नवीन नीट एकेडमी में आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक शॉर्ट टॉपिक जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे किसका, चार्ज का, आवेश का। और आवेश के कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। हालांकि आवेश की अपनी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उनमें से 2-3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में अपन सीखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 बात बच्चों, 12th क्लास का जो मेजर पोर्शन है या ज़्यादातर जो भाग है वो चार्ज के आधार पर ही आधारित है या चार्ज के बिहेवियर पर ही आधारित है। अब आवेश जब हम लोगों ने पढ़ा तो आप सभी ने अब तक, हो सकता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उन्होंने आवेश की परिभाषा पढ़ रखी हो। तो आवेश को जो परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है कि आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है एवं दूसरे के प्रभावों को महसूस कर सकता है। क्या परिभाषा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है एवं दूसरे के प्रभावों को महसूस कर सकता है। वो जो प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है वो क्या कहलाती है, चार्ज। और हमारा 12th का पोर्शन इसी चार्ज पर आधारित है। बच्चों, ईश्वर ने एक तो मैटर्स को दिया है मास और एक दिया है चार्ज, ठीक। अब जैसे मान लो कि मास की वजह से, या अपन पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल मास की वजह से तो क्या उत्पन्न करता था, गुरुत्वीय क्षेत्र, जिसका जिक्र हमने कहाँ पे किया, 11वीं में। और उसी प्रकार जब चार्ज की बात आती है तो चार्जेस की वजह से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली मास की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र और चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो अपना जो 12th का मेजर पोर्शन है वो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र पर ही आधारित है। और इस पूरे जो कंबाइंडली अगर अपन बात करें विद्युत और चुंबकत्व को मिला के या विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभावों को मिला के, तो इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे इलेक्ट्रो वाला जो पोर्शन है वो प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ठीक। और मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है पीछे वाला, विद्युत वाला और चुंबकत्व वाला, और चुंबकत्व वाला है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक। तो शुरू वाला जो पोर्शन है वो स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो एक जगह तो अपन पढ़ते हैं आवेशों की स्थिरावस्था जिसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, और एक आवेशों की गतिक अवस्था जिसे मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो मास वाला पोर्शन अपन कहाँ पे कर चुके हैं, 11th क्लास में। और 12th क्लास में अपन बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और साथ में मैग्नेटिज्म की। ज्यादातर पोर्शन आपका 12th का कवर अप करता है। तो आवेश की मैंने परिभाषा बताई कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण ये पदार्थ विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी कर सकता है एवं दूसरे के प्रभावों को महसूस भी कर सकता है। किसके कारण, आवेशों के कारण। अब बात आती है कि आवेशों के जो गुणधर्म है, कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश, नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण। नेगेटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, आकर्षण, ठीक। ये छोटी मोटी बेसिक प्रॉपर्टीज अपने को पता है। इसमें से 2-3 प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर 1, वो जो प्रॉपर्टी है वो है आवेशों का योजन, आवेशों का योजन, या आवेश योगात्मक होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई बॉडी दी गई है, कोई वस्तु दी गई है, मान लो कोई वस्तु दी गई आपको, कोई भी रैंडम वस्तु, इस वस्तु पर यहां पर +2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -3 कूलम चार्ज है और यहाँ पे +4 कूलम चार्ज है। तो इस बॉडी पर अलग अलग जगह पे मान लो आपको अलग अलग चार्जेस दिए हुए हैं, अलग अलग आवेश दिए गए हैं। तो इस बॉडी पर जो कुल आवेश का मान होगा, वो इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होगा, ठीक। ये आवेशों का योजन नियम या एडिटिविटी ऑफ द चार्ज जिसे आप कहा जा सकता है कि आवेश योगात्मक होते हैं। मतलब किसी भी बॉडी पर कुल आवेश का मान उस बॉडी पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। जैसे यहां पर यदि मैं कुल आवेश Q का मान निकालूं तो कुल आवेश जो होगा वो अलग अलग जो आवेश दिए गए हैं +2 कूलम, -3 कूलम और +4 कूलम, तो बराबर +2 कूलम,
-3 कूलम प्लस 4, ये टोटल कूलम में आवेश आ जाएगा। तो Q बराबर कितना होगा, 4 और 2 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा। तो ये जो नियम है ना आवेशों का योगात्मक, क्योंकि आवेशों को डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना, आवेशों को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो वास्तविक संख्याओं की तरह, मतलब डायरेक्ट बीजगणितीय योग उनका कर सकते हो। तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस बॉडी पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ये तो हुआ पहला नियम। दूसरा, आवेशों के गुणधर्मों का पहला गुणधर्म। दूसरा जो नियम है वो क्या है, दूसरा, आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण किस बात का सूचक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिस तरीके से अपन ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अपन बात करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब आप बात करते हो ऊर्जा संरक्षण की, तो क्या पढ़ा था उसमें कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अपन ऊर्जा को एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदल सकते हैं। इन द सेम वे, उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई विलगित निकाय लिया जाए, यदि कोई विलगित निकाय लिया जाए, तो उस विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। एक विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित। और विलगित निकाय का आवेश संरक्षण का जो नियम है, इस बात को अगर मैं और भी ज्यादा ओपन करके बोलूं तो ये बोला जा सकता है कि एक विलगित निकाय के आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। अगर अपन ये बोलें कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या बोला मैंने, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश को केवल क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित। इसका दूसरा कथन क्या है कि एक विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित। ध्यान से सुनो बच्चों कि अगर इस ब्रह्मांड को मैं एक विलगित निकाय मान लूं, ठीक है, इस ब्रह्मांड को अपन क्या मान ले, एक विलगित निकाय। विलगित निकाय मतलब जो दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करता, जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो अपने में मस्त। तो यदि इस ब्रह्मांड को मैं क्या मान लूं, एक विलगित निकाय, तो इसका कुल आवेश संरक्षित है, मतलब इसका कुल आवेश हमेशा क्या है, नियत। यही आवेश संरक्षण है। तो सर इसमें जब आवेश उत्पन्न होंगे तो कैसे उत्पन्न होंगे और नष्ट होंगे तो कैसे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर इस ब्रह्मांड का कुल आवेश, आवेश संरक्षण के नियम, अगर अपन ब्रह्मांड को एक विलगित निकाय मान ले तो इसका कुल आवेश क्या है, संरक्षित। मान ले पूरा ब्रह्मांड मैंने ले लिया तो इसका कुल आवेश हमेशा क्या है, संरक्षित, मतलब एक नियत मान है। तो क्यों नियत है, इसका कुल आवेश ये नियत है। अब अगर आप एक जगह पे क्या कर रहे हो, एक जगह पे अगर आप कोई आवेश उत्पन्न कर रहे हो तो दूसरी जगह, मान लो एक जगह पे आपने कोई +q आवेश उत्पन्न किया, +q1, तो अगर ये यहाँ पे Q1 उत्पन्न हुआ तो ये बिल्कुल नेसेसरी है कि किसी और जगह पर -Q1 जरूर उत्पन्न हुआ होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि आपने Q1 उत्पन्न कर दिया तो इस पे Q तो आवेश शुरू में था ही, तो अब जो चार्ज है वो कितना हो गया, Q + Q1। तो ऐसा नहीं होता, ये एक विलगित निकाय है, इसका आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित। और आवेश संरक्षण का मतलब ये होता है कि उसका आवेश बदलना नहीं चाहिए, हमेशा कैसा रहना चाहिए, नियत। तो अगर मेरे को ये Q मैंने शुरू में नियत ले लिया, मतलब Q हमेशा कैसा रहना चाहिए, नियत। तो अगर ये मान Q है तो बाद इसकी उत्पत्ति के बाद भी ये Q ही रहना चाहिए, और इसकी उत्पत्ति के बाद ये Q कब रहेगा, जब अगर यहाँ पे Q1 उत्पन्न हुआ तो ये बिल्कुल जरूरी है कि यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ होगा, -Q1। तो इस नियम को इसे भी बोला जा सकता है कि अगर अपन ब्रह्मांड को एक विलगित निकाय माने, मैं आवेश संरक्षण की बात कर रहा हूं, यदि ब्रह्मांड को क्या माने, एक विलगित निकाय, तो विलगित निकाय मानने पर यदि इसका आवेश Q नियत है, मतलब वो तो संरक्षण के अनुसार नियम है ही, तो हम एक जगह पर यदि Q1 आवेश उत्पन्न कर रहे हैं तो बिल्कुल नेसेसरीली दूसरी जगह पे उतने ही मान का विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आवेश संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। तो अपन एक जगह पे आवेश को उत्पन्न या नष्ट स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अगर अपन उत्पन्न कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे उतने ही मान का विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ होगा, और यदि नष्ट कर रहे हैं तो उतने ही मान का विपरीत आवेश वहां पे भी नष्ट। जैसे मान लो कि आपने यहां से +Q1 नष्ट किया तो यहां पे भी -Q1 जो है वो क्या हुआ होगा, ये +Q1 और ये -Q1,
ये यहाँ पे तो टोटल मिला के प्लस Q1 और ये माइनस Q1, अगर आप इससे जोड़ोगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 0। और अभी भी आपका आवेश क्या बना रहेगा Q। तो अपन किसी जगह पे आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक उत्पन्न नहीं कर सकते। मोर प्रिसाइजली सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित। यदि ब्रह्मांड को एक विलगित निकाय मान लिया जाए तो इसका कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित। एक और क्या था आवेश संरक्षण का स्टेटमेंट कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित। और देखो आप, अगर मान लो मैंने दो बॉडीज ली, ये पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी। अब ध्यान से सुनना, मैंने इन दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान लिया और मान लो इस पर 2 कूलम चार्ज है और इस पर 3 कूलम चार्ज है, तो कुल मिलाकर इस निकाय का कुल चार्ज कितना है, 5 कूलम। ठीक, 5 कूलम चार्ज है। अब मान लो आपने इन दोनों बॉडीज को आपस में बढ़ा दिया, आवेश इधर के इधर गए होंगे। जब आवेश इधर के इधर चले गए तो आवेश इधर उधर होने के बाद अगर आप ऐसा लिख देते हो ना कि इस पर आ गया साहब 4 कूलम और इस पर आ गया 6 कूलम, तो ये गलत होगा। टोटल दोनों का मिला के कितना चार्ज है, 5 कूलम, तो बाद में भी कितना होना चाहिए, 5 कूलम। जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 कूलम, मतलब वैसे ही पैदा कर दिया। जबकि हम अभी क्या बोल रहे थे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। अब उस ट्रांसफर का मतलब है जब आप इन दोनों बॉडीज को भिड़ाया तो मान लो इस पर 4 कूलम आ गया, तो ये सही कब होगा, जब इस पर क्या होगा, 1 कूलम, क्योंकि इस निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहना चाहिए, संरक्षित। आपने इस बॉडी से इस बॉडी में, इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर तो कर दिया, और ट्रांसफर होने के बाद इस बॉडी का आवेश 4 कूलम हो गया और इस बॉडी का आवेश 1 कूलम हो गया, लेकिन दोनों का मिलाकर कुल अभी भी कितना रहना चाहिए, 5। तो पहला वाला आवेश बराबर बाद वाला आवेश, ये नियम है। कब, जब ये पूरा निकाय क्या है, विलगित निकाय। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है, इस निकाय में हमने 2 वस्तुओं को लिया, ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु, क्या इसका आवेश संरक्षित है, नहीं, क्योंकि पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 4। क्या इसका आवेश संरक्षित है, नहीं, क्योंकि इसका 3 और इसका कितना हो गया 1। लेकिन कुल निकाय का क्या संरक्षित है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ। तो इस बात का बखूबी ध्यान रखना कि एक निकाय का आवेश संरक्षित रहता है, एक विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है, लेकिन उस निकाय के अंदर की वस्तुओं का संरक्षित हो सकता है और नहीं भी। थैंक यू।